नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागॉजी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एमसीक्यू इन हिंदी, बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी में, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हम यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं। आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लेकर आ रहे हैं। आपको हर तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और रीट, यूटेट इत्यादि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपकी सफलता में। इसलिए अगर आप हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ को आप देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सीटेट में आपको 30 मार्क्स का सीडीपी पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य 3 विषयों से भी संबंधित बाल विकास से संबंधित आधे प्रश्न दिए जाते हैं। देखा जाए तो इन एग्ज़ाम्स में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं ये आगामी परीक्षाओं में आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, इसलिए चैनल को सहायक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 50 प्रश्नों का सिलेक्शन किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो में जो 50 प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 51 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि विकास एक सतत यानी लगातार होने वाली, चलने वाली और एक धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक ने, प्याजे ने, स्किनर ने या हरलॉक ने? आप अपने प्रश्नों को जो यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसके जवाब आप अपने किसी पेपर पर लिख सकते हैं कि आपका जो जवाब है हमारे जवाब से, हमारे उत्तर से मैच करता है या नहीं। इसलिए इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो साथ के साथ होती चली जाएगी। तो अपना उत्तर अपने पेपर पर लिखते रहें और हमारे आंसर से, हमारे उत्तर से आप उसका मिलान करते रहें। तो सही उत्तर है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये जो कथन कहा था ये बीएफ स्किनर द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। पहला है अधिगम एवं बुद्धि की, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इसमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, इसका सही उत्तर है अधिगम एवं बुद्धि की। जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो विकास है वो अधिगम एवं बुद्धि की अवस्था होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, यानी विकास के प्रक्रिया में जो बुद्धि होती है उसका क्या मतलब है? ज्ञान में वृद्धि होना, संवेग में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होना। चौथा है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। तो इनमें से सही उत्तर है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होना विकास में वृद्धि होने से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। जो दी हुई अवस्था है 4, इनमें से तनाव और क्रोध से जो सबसे भरी हुई अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो सही उत्तर है किशोरावस्था। एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था है जो तनाव और क्रोध आवेगों से भरी हुई अवस्था होती है। तो सही उत्तर है सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न लेते हैं। बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, दूसरा है वातावरण का, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का, और जो चौथा है आर्थिक कारकों का। बालक का जो विकास है वो किसका परिणाम होता है इन चारों में से? तो सही उत्तर है बालक का जो विकास है
वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया या अंतः क्रिया का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, शरीर विकास का क्षेत्र है, यानी जो शारीरिक विकास होता है वो किसका क्षेत्र होता है, किसके अंतर्गत आता है? स्नायु मंडल में, स्मृति में, अभिप्रेरणा या समायोजन में? तो शारीरिक जो विकास है उसका जो क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से स्नायु मंडल से संबंधित होता है। शारीरिक विकास स्नायु मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक शिक्षक के लिए जब वह श्यामपट्ट पर लिखता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? अब यहाँ देखेंगे बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटे अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, अच्छी लिखावट। तो सही इनमें से क्या है? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात है? तो सबसे लेखन महत्वपूर्ण जो बात है वो है अच्छी लिखावट, यानी आप जो भी श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो अच्छी लिखावट हो, स्पष्ट हो और जिसे पढ़ने वाला यानी जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं श्यामपट्ट पर लिखते समय उनको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न लेते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है वृद्धि शरीर के आकार में? एक, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। जो शारीरिक आकार होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसका जो मुख्य कारण है, यानी किस वजह से होती है, किन कारणों से होती है, उसकी जो मुख्य विधि है वजह है वो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की। अगला प्रश्न लेते हैं, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है किस एज ग्रुप तक? जो संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक और डी 11 से 16 वर्ष तक। तो यह सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, जो कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में कहा था कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य यानी सही है? ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, डी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें से आपके अनुसार कौन सा कथन सही है? हमारे अनुसार जो सही कथन है वो है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता, यानी लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं और लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं। उसका लिंग से कि वो स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं, परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना और चौथा है उपरोक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है वो है उपरोक्त सभी, यानी परामर्श से क्या होता है, बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों की कमियों के कारण को पता कर सकते हैं, बच्चों के समायोजन में सहायता की जा सकती है परामर्श करके, उनको गाइडेंस देकर। अगला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? उन्हें धार्मिक वस्तु पढ़ाना, बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना यानी उपदेश देना।
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? तो बच्चों को नैतिकता की ओर ले जाने का सबसे अच्छा जो मार्ग है, रास्ता है, वो है उन्हें उनके जो शिक्षक हैं उनका आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने शिक्षक से, उसके व्यवहार से अधिकांश व्यवहार सीखते हैं, अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान का यानी विकास था। किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन का विकास या लैटिन स्कूल का विकास? शिक्षा में, प्रश्न को समझें, शिक्षा में फ्रोवेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका विकास करना था? व्यावसायिक स्कूल का विकास करना था, या पब्लिक स्कूल का विकास, या किंडरगार्टन का विकास, या लैटिन स्कूल का? जो इसका सही उत्तर है किंडरगार्टन का विकास करना शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न लेते हैं, एक अच्छा अध्यापक या शिक्षक विद्यार्थियों, छात्रों के मध्य बढ़ावा देता है। किस बात का बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता का भावना का, प्रतिद्वंद्वित की भावना का, या तटस्थता की भावना का? तो सही उत्तर है, एक अच्छा जो अध्यापक होगा, शिक्षक होगा, वह विद्यार्थियों के बीच में प्रतियोगिता या सहयोग की भावना का बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करता है या उसे बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना? तो किसी भी शिक्षक या अध्यापक का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न लेते हैं, अब यहाँ पर दो आपको डैश दिए गए हैं, खाली जगह दी गई हैं, पहली, उसके बीच में तथा, फिर खाली जगह की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अब नीचे जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से इन दोनों खाली जगहों पर आपको अपना जो चुना हुआ उत्तर है वो यहाँ पर भरना है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। आप अपना उत्तर लिख लें अपने पास और हमारे उत्तर के साथ मैच करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको बता देते हैं, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वंशानुक्रम और पर्यावरण की जो विशिष्ट अन्योन्य क्रिया है उसी का परिणाम विकास के विविध मार्ग यानी विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के द्वारा या माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू की गई? 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? तो इसका सही उत्तर है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना का प्रारंभ 2004 में किया गया था। तो 2004 आपको यहाँ याद रखना है कि आईटी स्कूलों की जो स्थापना योजना थी वो 2004 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष यानी किस वर्ष में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1996 में, 1998 में, 2001 में या 2003 में? तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 6 से 14
वर्ष के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। या फिर इसमें 3 प्रश्न यहाँ बन जाएंगे। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कब से देनी शुरू की गई? 2001 से। अब प्रश्न नंबर 69, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण, स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, माफ कीजिए गुणवत्तापूर्ण है ये, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया? तो सही उत्तर है इसका, स्तरीय या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। तो यहाँ 1998 सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ऑप्शन है विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। तो सही उत्तर है, ये 4 प्रभाव दिए गए हैं उसमें से शिक्षण की जो प्रभावकारिता है उस पर निर्भर करेगा, वो है शिक्षक को विषय की समझ होना। अगर आपको अपने विषय की अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, तो आपका जो शिक्षण है वो प्रभावकारी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। अब 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए या बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो सही उत्तर है, जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण सहायता सामग्री का उपयोग कोई भी शिक्षक अध्यापक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आप कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावकों को बुलाते हैं, लेकिन वे अभिभावक या माता पिता आपसे आकर नहीं मिलते, तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, नंबर 2 जाकर उनसे मिलना चाहिए, नंबर 3 वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, नंबर 4 वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे कि जो तीसरा और चौथा यानी सी और डी ऑप्शन है उनमें से तो कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि खुद शिक्षक को समय निकालकर उनसे मिलना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए कि आखिर वो क्यों शिक्षक से आकर स्कूल में नहीं मिल रहे हैं, तो उनसे जाकर मिलना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना पढ़ाई के किस रूप में जाना जाता है? बंटित पढ़ाई के रूप में, या समूहित पढ़ाई के रूप में, या अंतरालित पढ़ाई के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना, वो ना तो बंटित पढ़ाई है, ना समूहित पढ़ाई है, या ना ही अंतरालित पढ़ाई है। तो ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य,
एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर है पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। जब कोई सिलेबस या पाठ्यचर्या निर्माण किया जाता है तो उसे अत्यंत विशेषज्ञता से परिपूर्ण कार्य माना जाता है। तो यहाँ पर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य पाठ्यचर्या निर्माण को माना गया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों या छात्रों की प्रशंसा की जानी चाहिए, इससे क्या होगा या किस वातावरण में करनी चाहिए? विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ सही उत्तर है छात्रों की प्रशंसा टीचर को लोगों के बीच में करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उन छात्रों को जिनकी प्रशंसा की जा रही है सबके बीच में, तो उनका जो मनोबल है, उनका उत्साह है, वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्रेड, दूसरा अंक, तीसरा ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ग्रेड। ग्रेड के द्वारा ग्रेड एक ऐसा स्थिति है जिसके द्वारा भीतर किसी योग्य या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, उसे ग्रेड कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा सदृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60% या 85% या 50% या 95%। तो सही उत्तर है हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या कर देता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, या से कुछ लेना देना नहीं होता, की ज़रूरत नहीं होती। तो सही उत्तर है वर्ग कक्षा के माहौल में जो निश्चयात्मक अनुशासन है वो बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जब किसी शिक्षक की या शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घट जाती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। तो सही उत्तर है जब किसी शिक्षक या अध्यापक पर उसके अधिकारी हावी होते हैं या उनसे अन्य कार्य कराने के लिए उन्हें विवश किया जाता है तो उससे उनकी क्षमता घट जाती है, यानी उनकी क्षमता जो है वो प्रभावित होती है और वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? यानी छात्रों के मूल्यांकन के लिए सबसे सही मूल्यांकन विधि कौन सी है? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन करना। तो सही उत्तर है छात्रों का सही मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या ये सभी। तो सही उत्तर है समाज में शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए जब वह ऊपर जो दिए गए हैं उन सभी को करता हो, एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे आप अधिगम की उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की सबसे उचित परिभाषा जो होगी वो है इनमें से कोई नहीं, यानी जो ये समस्याएं या हल करना, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास या आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, ये अधिगम की सबसे उचित परिभाषा नहीं है। जबकि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, और किस तरह से किसी बच्चे को, छात्र को अधिगम कराया जाए और उसका जो लर्नर स्तर है, लर्नर लेवल है, उसको बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? यानी कोई छात्र या व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके? तो सही तरीका है खुद करके। कोई भी व्यक्ति या छात्र किसी हुनर को या किसी पाठ के बारे में खुद करके सीखे, यानी खुद उसका प्रैक्टिकल करे, तो वो अच्छी तरह से सीखेगा और उसको हमेशा याद भी रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? किस आयु वर्ग का बच्चा वर्णमाला को पहचानने लगता है? 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 3 वर्ष की आयु में? तो सही उत्तर है 3 वर्ष की आयु में बालक या बच्चा वर्णमाला की पहचान करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों या विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो सही है इनमें से विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जानना चाहिए विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, जैसे व्यक्तिगत रुचियाँ, शारीरिक विकास, कार्य निष्पादन की क्षमता, इन सभी को जानना जरूरी है किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए, जिससे छात्रों का सामाजिक विकास किया जा सके। अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा, क्यों, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व जो है, सबसे ज़्यादा जो गहन संबंध रखता है वो है अधिगम स्थानांतरण, यानी लर्निंग ट्रांसफ़र से आइडेंटिकल एलिमेंट सबसे घनिष्ठ संबंधित है अधिगम स्थानांतरण से। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या बाल्यावस्था को? तो स्फूर्ति अवस्था जो होती है हमारे जीवन की, वो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने या एनास्टेसी ने या इनमें से किसी ने नहीं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा? मानसिक विकास है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन इनमें से किससे मैच करता है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है और यह सबसे जो जरूरी है वो है मानसिक विकास से संबंधित, यानी संवेदना जो होती है मानसिक विकास की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है,
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय हो यानी पूर्व अनुमान के अकॉर्डिंग हो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। अब इनमें से विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये गलत नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास एक रेखीय प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया होती है। विकास रेखीय प्रक्रिया कभी भी नहीं होती। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है विकास, जो शारीरिक विकास है उसका जो क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी जो होती हैं वो शारीरिक विकास से संबंधित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का जो निकाय नहीं है वह है अभिप्रेरणा, जबकि समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सभी वंशानुक्रम निकाय से संबंधित हैं। अभिप्रेरणा जो होती है वंशानुक्रम से संबंध नहीं रखती। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसने कहा था? मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो ने या जेबी वाटसन ने? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो सही उत्तर है किशोरावस्था को, माफ़ कीजिए, बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। जो बाल्यावस्था होती है वह मिथ्या पक्वता का समय मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो सही उत्तर है शैशवावस्था की जो विशेषता है वो नैतिकता का होना नहीं है, जबकि शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो है शारीरिक विकास तीव्रता से होता है शैशवावस्था में, दूसरों पर निर्भरता होती है शैशवावस्था में, और मानसिक विकास में भी तीव्रता देखी जाती है शैशवावस्था में, जबकि नैतिकता का होना ये शैशवावस्था का लक्षण या विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रकृति या प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो यह शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है और जो उससे संबंधित नहीं है वो है चिंतन की प्रक्रिया। शैशवावस्था में नैतिकता और चिंतन प्रक्रिया ये दोनों ही नहीं होते, जबकि सीखने की प्रक्रिया में तेज़ी देखी जाती है, जिज्ञासा भी होती है शैशवावस्था में, और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी होती है, यानी किसी को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है काल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हरलॉक। तो सही उत्तर है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये हरलॉक मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, बिग व हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है।
किस अवस्था में? बिग व हैट शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की या किशोरावस्था की या प्रौढ़ावस्था की? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है किशोरावस्था की। बिग व हैट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। बिग व हैट, बिग व हैट यानी ये जो शब्द है वो किशोरावस्था की विशेषताओं को अच्छे से व्यक्त करने का शब्द है। परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक होता है इस अवस्था में, मानसिक होता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तीनों तरह के परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मानव विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं रखता? तो सही उत्तर है प्रतिवर्ती जो सिद्धांत है वो मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत ये मानव विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से जो आधारित होती है वो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है वो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के प्रमुख 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से समेटे हैं। आशा करते हैं ये आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे नई वीडियोज़ का आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट पर आधारित हम 1000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका फ्यूचर और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।